नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है आज की कहानी, एक पिता की अनोखी वसीयत। कुछ तो उनके हिलने डुलने से और कुछ पति के कराहने की आवाज़ से अचानक मालती जी की नींद खुल गई। हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप जलाया और नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 3:30 बजे थे। देखा तो माधव जी हाथों से सीने को दबाए हुए बार बार ओठ भींचते हुए छटपटा रहे थे और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। घबराकर पूछा, बहुत दर्द है क्या? उत्तर में उन्होंने बस सिर हिला दिया। मालती जी ने तुरंत अपने अभिन्न मित्र और फैमिली डॉक्टर अवस्थी को फ़ोन किया, जो 4 घर दूर ही रहते थे। तुरंत ही वे अपनी पत्नी विमला के साथ दौड़े आए। माधव जी को देखकर उनको अटेंड करने लगे और पत्नी को पास के ही अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करने के लिए कहा। फिर उस अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ को फ़ोन कराया। डॉक्टर अवस्थी, जो स्वयं एक अच्छे फिजिशियन थे, उस अस्पताल के विजिटिंग डॉक्टर भी थे, मन ही मन सब स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत रखने को कह रहे थे। तुरंत ही एम्बुलेंस आ पहुंची। जल्दी जल्दी माधव जी को एम्बुलेंस में डाला गया और अस्पताल चल पड़े। वहाँ सब तैयार था। जाते ही उनको आईसीयू में ले गए और उपचार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर अवस्थी के साथ अस्पताल के डॉक्टर भी आए और मालती जी से बोले, देखिए मैम, आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। बड़ा मैसिव अटैक है ये। यह तो डॉक्टर अवस्थी थे तो आपके पति को अस्पताल तक ले आए, नहीं तो ऐसी हालत में तो मरीज़ का अस्पताल तक पहुंचना भी नामुमकिन होता है। सुनकर मालती जी ने एक बार आभार भरी नज़रों से डॉक्टर अवस्थी को देखा, जैसे उनका एहसान मान रही हूँ, जो उस वक्त उनके लिए भगवान की तरह मदद के लिए खड़े हो गए थे। कुछ बोल न सकी। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगर विमला जी उनको थाम न लेती तो शायद वहीं गिर जाती। डॉक्टर अवस्थी जाकर पानी ले आए। थोड़ा पानी पीने के बाद कुछ संभली तो डॉक्टर ने आगे कहा, आपको धीरज रखना होगा, हिम्मत बांधनी होगी। अगले 72 घंटे बहुत भारी हैं। ये समय ठीक ठाक निकल जाए तो कुछ आशा हो सकती है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चों को तो बुला ही लीजिए, और भी किसी को खबर देनी हो तो दे दें। मालती जी कुछ बोलने की स्थिति में ना थी। कुछ न बोल सकी। चुपचाप अपने पर्स से एक डायरी निकालकर, जिसमें कुछ ज़रूरी नंबर थे, अवस्थी जी को दे दी। वे अस्पताल के गेट के पास से पीसीओ से फ़ोन करने चले गए। विमला जी उनके पास बैठकर धीरे धीरे उनकी पीठ पर हाथ फेरती रहीं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या कहे और क्या सुने। डॉक्टर अवस्थी ने सबसे पहले बड़े बेटे को फ़ोन किया, जो टोरंटो में एक जनरल स्टोर चलाता है। सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और बोला, अंकल, यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है। मेरी बेटी रूबी कॉलेज की परीक्षा चल रही है। रूबी की गुल्लू के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और जो हेल्पर है वो भी छुट्टी पर गए हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही कुछ व्यवस्था करके पहली फ़्लाइट लेकर आ जाऊँगा। फिर डॉक्टर अवस्थी ने दूसरे बेटे को, जो कि दुबई में रहता है, उसको फ़ोन किया। फ़ोन उसकी पत्नी ने उठाया और कहा, अंकल जी, वो तो अभी ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ और वो जैसे ही वापस आएंगे हम घर के लिए निकल पड़ेंगे। तीसरा और आखिरी फ़ोन दक्षिण भारत में रह रही बेटी सुरेखा को किया गया, जो कि उसकी ससुराल थी। फ़ोन उसकी सास ने उठाया और इस तरह बिना टाइम में फ़ोन करने पर झुंझला उठी, अभी रेखा से बात नहीं हो सकती है, सो रही है वो। जब अवस्थी जी ने उनको सारी बात बताई तो उसकी चिढ़ कुछ कम हुई, लेकिन आवाज़ की तड़ी नहीं गई। उसी तड़ी में उसने कहा, देखिए, हमें बहुत दुख हुआ है जानकर, लेकिन रेखा की तबीयत भी कुछ ढीली रहती है आजकल। अभी उसे जगाना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ है रेखा बिटिया को? घबराकर अवस्थी जी ने पूछा। अरे कुछ घबराने की बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट है।
नीरज तो कंपनी के काम से विदेश गया है। सुरेखा अकेली ही आ सकेगी। हम कल ही उसको भेजने का इंतज़ाम करते हैं। फ़ोन करके वापस आए तो देखा कि एक डॉक्टर मालती जी से बात कर रहा था। मैम, आपके पति का उपचार तो हो रहा है, आप में से कोई भी उनके पास नहीं जा सकता है, तो बेहतर होगा कि आप घर चली जाएं। अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। डॉक्टर अवस्थी ने भी उनका समर्थन किया और बताया कि सब बच्चों को फ़ोन कर दिया है, लेकिन बातें क्या हुई ये अवस्थी जी ने उन्हें नहीं बताया कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। आईसीयू के दरवाजे में लगे कांच से एक बार माधव जी को देखकर वो सब घर की ओर चल पड़े। घर पहुंची तो नौकर ने चाय बनाई। थोड़ी सी चाय पीकर वो चुपचाप बैठ गई। किसी भी तरह चैन नहीं आता था। बस मन ही मन प्रार्थना करती रही कि ये 72 घंटे जल्दी जल्दी बीत जाए। बच्चे आए तो पिता को अच्छी हालत में देखें। कान फ़ोन पर और आंखें दरवाजे पर लगी थी। बीच बीच में अस्पताल जाकर उसी कांच से पति को देख लिया करती थी। अभी 56 घंटे ही हुए थे कि अस्पताल के एक डॉक्टर का फ़ोन आया कि माधव जी की हालत सुधरने लगी है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही खतरे से बाहर आ जाएंगे। ये मालती जी की प्रार्थनाओं का असर था, या डॉक्टर के इलाज का, या नियति का करिश्मा, कुछ भी कहो। माधव जी की हालत में सुधार हुआ। यहाँ तक कि चौथे ही दिन उनको आईसीयू से निकालकर स्पेशल केयर यूनिट में रख दिया गया। यहाँ आईसीयू की सब सुविधाएं तो उपलब्ध थी, लेकिन वैसे कोई प्रतिबंध नहीं थे। जब शाम को अन्य मरीजों को मिलने के लिए लोग आते थे, तब एक एक कर के माधव जी को भी देखने के लिए अनुमति मिल गई थी। हालांकि बात करने की अब भी मनाही थी। छठे दिन की दोपहर तक थोड़े थोड़े अंतराल पर सब बच्चे पहुंच गए और शाम को मिलने के समय का इंतज़ार करने लगे। शाम को जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर माधव जी को देख रहे थे। मालती जी भी अंदर ही थी। जब डॉक्टर ने सुना कि उनके बच्चे आए हैं तो नर्स को कहकर माधव जी का पलंग सिरहाने से थोड़ा ऊंचा कर दिया और मालती जी ने उनके बाल कुछ ठीक कर दिए। एक गीले कपड़े से उनका चेहरा पोंछ दिया। अब वो कुछ फ्रेश से लग रहे थे। उनको भी कुछ अच्छा सा फील हो रहा था। बच्चे जब उनको मिलने अंदर गए तो खुशी की जगह पर उन्हें हैरानी हुई और कहा, ओह पापा जी, हम तो फालतू में डर गए थे, अब तो बिल्कुल ठीक हैं। अंकल का फ़ोन आया, हम घबरा गए। आपको किस हाल में देखेंगे, लेकिन आप तो इस तरह देखकर खुशी हुई, तसल्ली हुई। लेकिन माता पिता दोनों ने ही देख लिया और समझ गए कि उनकी आंखें और उनके शब्दों का मेल नहीं हो रहा है। आंखें कुछ कह रही हैं, शब्द कुछ। मन के भाव आंखों से प्रकट हो रहे थे। आप तो अच्छे भले हो, मम्मा ने फालतू में मैं डरा दिया। हम भी अपना कामकाज छोड़कर दौड़े आए। पिता ने धीरे से मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उनका आभार किया। तभी नर्स ने कहा, देखिए आप लोग प्लीज़ बाहर चले जाएं और एक एक कर इनसे मिलें, लेकिन ध्यान रहे कि अधिक बातें ना करें। अभी मुझे इनको एक इंजेक्शन देना है, तब आप आ सकते हैं। मालती जी को छोड़कर सब बच्चे बाहर गए और वहीं पड़े एक बेंच पर बैठ गए। तभी मंजली बहू ने कहा और तीखी आवाज़ में बोली, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, हम फालतू में डरते हुए कुछ और ही सोच कर आए थे यहाँ। बड़े बेटे ने कहा, मेरे घर में कितनी परेशानियाँ चल रही हैं। मैंने सब कुछ अवस्थी अंकल को भी बताया था, लेकिन उनका कहना था कि बस जल्दी आ जाओ। मुझे हर हाल में आना ही पड़ा। छोटा बेटा मन की बात कहे बिना पीछे नहीं रहा। उसने भी मन की निकाल दी। हम तो रास्ते भर यही सोचते रहे कि पापा जी के बाद मम्मा का क्या होगा, कहाँ रहेंगी वो, किस तरह रहेंगी। हमारा तो 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट है जहाँ आए दिन पार्टियाँ होती हैं। ऐसे माहौल में मम्मा वहाँ का कैसे रहेंगी, उनका गुजारा मुश्किल है। बड़े भैया आप। लेकिन बड़े बेटे ने बात बीच में ही काट दी। ना भाई, मुझसे तो कोई उम्मीद मत करना। याद है ना, पिछली बार मम्मा पापा जी जब वहाँ आए थे तो मम्मा खुद भी कितनी परेशान हुई थी और हमें भी कितना परेशान कर दिया था। 6 महीने का वीज़ा था तो भी 1 महीने के बाद ही पापा जी को उनको लेकर वापस आना पड़ा। अब सब सुरेखा की तरफ देखने लगे। सुरेखा ने भी हामी नहीं भरी और बोली, मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? मैं तो खुद कितनी मुश्किल से इस जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ।
कितनी मुश्किल से मेरे दिन कट रहे हैं, मैं ही जानती हूँ। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब नीरज को विदेश में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और मुझे इस ज़िंदगी से छुटकारा मिले। ऐसे में मम्मा की जिम्मेदारी, ना बाबा ना। और तब अब मम्मा अकेली कहाँ हैं, अब तो पापा भी हैं, ठीक है वो। मंजली बहू, हम तो यही सोच रहे थे कि। तभी मालती जी वहाँ आ गई। उनको आता देखकर सब चुप हो गए। बड़े बेटे ने फुसफुसाकर कहा, इस बारे में बाद में विचार करेंगे, तब तक मैं पापा जी से भी बात कर लूँगा। इस बारे में जल्दी ही कुछ फैसला हो जाना चाहिए। मालती जी आई तो इतने दिनों के रुके हुए आंसू बह निकले। वे बड़े बेटे के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। बड़ा बेटा बोला, मम्मा अभी रोना भी बंद करो ना, सब तो ठीक ठाक है, फालतू में रो रही हो। पापा जी भी तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो उनको देखकर बहुत तसल्ली हुई है। फिर सब एक एक करके भीतर गए और पापा जी को देखकर आ गए। बड़े बेटे ने कहा, मम्मा आप बहुत थक गई हैं, आज आप घर जाइए, मैं रात को पापा जी के पास रहूँगा। मालती जी तैयार हो गई और उसकी बात को सहमति दी और कहा, ठीक है, तुम खाना खाकर आ जाना, तब मैं घर चली जाऊँगी। नहीं मम्मा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ और आते ही खाना खाया है, अब मैं कुछ नहीं खाऊँगा, आप जाइए। सब घर चले गए तो बड़ा बेटा कमरे के अंदर चला गया। माधव जी तब थक कर सो गए थे। वह भी वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और आंखें मूंदकर कुछ सोचने लगा। घर पहुंचकर मालती जी सब बच्चों से बड़े स्नेह से मिली और सबसे उनका हालचाल पूछा, उनकी कुशलता पूछी। कुछ देर तक बातें करने के बाद उन्होंने कहा, चलो आप खाना खाओ, आकर आराम करो, बहुत थक गए होंगे। खाना खाकर वे भी अपने कमरे में सोने चली गई। आज उनको बड़ी राहत महसूस हो रही थी। बच्चों के आ जाने से बहुत ताकत और हिम्मत मिल गई थी उनको। जल्द ही उनकी आंख लग गई। ना जाने कितनी देर सोई, पता नहीं। प्यास लगने से उनकी नींद खुल गई। पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा ही रही थी कि छोटे बेटे के कमरे में रोशनी देखकर उधर मुड़ गई। दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि भीतर से बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सुरेखा की आवाज़ थी, भैया आप क्या सोचा है, क्या करना है? बड़ी बहू, हम तो माँ जी के बारे में सोचकर चिंतित थे कि वो अकेली कैसे रहेंगी। अब तो दोनों का ही इंतजाम करना पड़ेगा। सुनकर मालती जी चौंक गई। छोटे बेटे ने कहा, ठीक तो वही है जो भैया कह रहे हैं। पापा जी को चाहिए कि अपनी वसीयत लिख दें या घर बेच बाच कर पैसे हम में बांट दें। उनके रहने का इंतजाम किसी ओल्ड एज होम में कर देंगे। वहाँ उनको अपनी कंपनी भी मिलेगी और हमें भी उनकी चिंता नहीं रहेगी। जो भी खर्च होगा हम मिलकर उठा लेंगे। आज रात भैया पापा जी से भी बात कर लेंगे। बड़ी बहू ने कहा, ठीक तो है, सब कुछ जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हम तो 13वीं के चक्कर से 13 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, अब 13 दिन रुकना भी नहीं पड़ेगा। अब कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की। सुरेखा ने कहा, भैया मेरा हिस्सा भी बराबर का होना चाहिए। मेरी सास ने कहकर भेजा है कि जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है, लेकर ही आना। मालती जी से अब और न सुना गया। उसका कलेजा फटा जा रहा था। कानों में ऐसा लगता था सुइयां चुभी जा रही हैं और सोच रही थी ये हमारे ही बच्चे हैं जिनके पालन पोषण पढ़ाई लिखाई पर हमने अपना पेट काट कर पैसे लगाए। ये अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन आराम से चलाएं और बुढ़ापे में हमको सहारा दें। अब जब ये अपने जीवन में सुखी हैं, खुश हैं, तो इनकी नज़र इस मकान और हमारी जमा पूंजी पर है। हमको ओल्ड एज होम में भेजने की इच्छा है। क्या इसी दिन के लिए लोग संतान को पालते पोसते हैं? पैर घसीटती हुई अपने कमरे में आ गई। प्यास से गला सूख रहा था, जीभ में मानो कांटे आ गए थे, लेकिन ना तो पानी पीने की इच्छा हो रही थी और ना रसोई तक जाने की हिम्मत। ध्यान बार बार पति की ओर ही जाता था। हे भगवान, बड़े बेटे ने अगर यही बातें अपने पिता से कही होंगी तो उन पर क्या बीती होगी। वे डर गई कि जो अनहोनी इतने भारी दिल के दौरे से नहीं घटी, कहीं इस आघात से न घट जाए। वे अपनी पति की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहीं। रात कैसे बैठे बैठे ही बीत गई पता न चला। सुबह हुई तो नहा धोकर पूजा की। आज तो पूजा में भी मन नहीं लग रहा था, बस पति के बारे में ही सोच रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पति को सकुशल देखने की कामना और प्रार्थना करती हुई अस्पताल की ओर चल पड़ी। जाकर देखा, सामने पड़े स्टूल पर पैर फैलाए आकाश सो रहा था। माधव जी की आंखें खुली थीं,
वे वीरान सी आंखों से छत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। घबरा गई वह ये सब देखकर। धीरे से उनको छुआ तो वे चौंक पड़े। क्या हुआ, इतनी जल्दी जाग गए? जागा क्या, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, माधव जी ने कहा। तो डॉक्टर से कोई दवाई क्यों नहीं ली? नहीं मालती, उसका अब कोई असर नहीं होगा। मालती जी समझ गई कि यहाँ भी बेटे ने डंक मार दिया है और वो जहरीली बातें अपने पिता को बोल दी हैं। मालती बोली, चाय लाई हूँ, पियोगे? अपने लिए भी लाई हो कि नहीं? आओ एक साथ पीते हैं। मालती जी ने 2 कपों में चाय डाली और सहारा देकर पति को उठाया। दोनों चाय पी रहे थे, तभी बड़ा बेटा भी उठ गया। अरे मम्मा, आप कब आई? पता ही नहीं चला, अभी भी आँख लगी थी मेरी। हाँ बेटा, मैं भी अभी आई हूँ। तुम्हारा कल का इतना लंबा थका देने वाला सफ़र था, फिर मरीज के साथ रात भर जागना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आ गई हूँ, तुम घर जाकर आराम करो। चाय पियोगे? नहीं मम्मा, मैं घर जाकर फ्रेश होकर ही कुछ खाऊंगा पीऊँगा। मालती जी को एहसास हो गया था कि उसे घर जाने की बड़ी जल्दी हो रही है। वो अपने भाई बहनों से सारी बातें जो शेयर करना चाह रहा था। वह जाने लगा तो माधव जी ने कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो कभी वसीयत करने और मकान बेचने का ख्याल ही नहीं आया। अच्छा हुआ तुमने ये सब मुझे होश दिला दिया। आज अवस्थी अंकल को कहना कि वकील को लेकर ही यहाँ आए। तुम्हारी सलाह ही मानकर मैंने आज अपनी वसीयत लिखवा देने का फ़ैसला लिया है। जी पापा जी, कहकर वह तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ा। मालती जी को लगा वह जल्दी से जाकर अपनी उपलब्धि के बारे में सबको बताना चाहता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। स्पर्श से ही एक दूसरे से अपनी भावनाएं बांटते रहे। दोपहर को जब अवस्थी जी वकील साहब के साथ आए तो माधव जी से बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तो थोड़ा ठीक ही हुए हो, वसीयत लिखाने की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बच्चे आए ही हैं, थोड़ा ठीक हो जाओ, घर चलकर कर लेना जो करना है, माधव जी ने कहा। जल्दी है भाई, जल्दी है मुझे। तुम मेरी जल्दी नहीं समझ सकोगे। किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। अवस्थी जी ने मालती जी को कुछ कहना चाहा तो उन्होंने भी इशारे से उनको रोककर इतना ही कहा, भाई साहब उनको मत रोकिए, जो भी करना चाहते हैं उनको कर लेने दीजिए। अवस्थी जी भी अब चुप हो गए और माधव जी वसीयत लिखवाने लगे। शाम के समय जब सारे बच्चे अस्पताल के कमरे में आए तो माधव जी पलंग के सहारे पर बैठे थे। डॉक्टर अवस्थी, विमला जी, वकील साहब सभी को मौजूद देखकर माधव जी के बच्चे अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। उनकी खुशी चेहरे पर दिख रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो जाएगा। माधव जी कुछ ऊंची आवाज़ में बोले, मैं अपने प्यारे बच्चों का बहुत एहसानमंद हूँ जो मेरी बीमारी की खबर सुनकर अपने घर और काम धाम छोड़कर दौड़े आए हैं। अब मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम सब अब वापस जा सकते हो। मेरे बड़े बेटे ने कल रात मुझे बहुत अच्छी बात सुनाई जो अब तक मेरे दिमाग में नहीं आई थी। बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे। मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरे सभी बच्चों की इच्छा है कि अब मैं वसीयत बांट दूँ। तो उनकी इस इच्छा और सलाह का मान रखते हुए आज मैंने अपनी वसीयत लिखवा दी है, जिस पर गवाह के रूप में मेरे मित्र डॉक्टर अवस्थी और अस्पताल में मेरी देखभाल कर रहे डॉक्टर शर्मा ने साइन कर दिए हैं। वकील साहब, आप इनको मेरी वसीयत पढ़कर सुना दें और तीनों बच्चों को एक एक कॉपी दे दें। कुछ उत्तेजना के कारण और कुछ ज़ोर से बोलने से वे थक गए थे और उनकी सांस फूलने लगी थी। डॉक्टर अवस्थी ने उनको लिटा दिया और मालती जी उनका माथा सहलाने लगी। वकील साहब वसीयत पढ़ने लगे। बच्चे बड़े ध्यान से और कौतूहल से सुनने लगे। मैं माधवलाल गुप्ता, सुपुत्र श्री रामलाल गुप्ता, अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव या प्रतिबंध के यह वसीयत लिख रहा हूँ कि मेरी सारी धन संपत्ति मेरी खुद की कमाई हुई है।
इस पर केवल मेरी पत्नी मालती गुप्ता का ही अधिकार है, जिन्होंने जीवन की इस लंबी यात्रा में सदा मेरा साथ निभाया है और प्रत्येक स्थिति में मेरी ताकत बनकर मुझे सहारा दिया है और संभाला है। और किसी का इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। अपने तीनों बच्चों को उनका हिस्सा, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादियों में खर्च, जेवर, घर बसाने के लिए ज़रूरी धन के रूप में मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब मुझे कुछ नहीं देना उन्हें। रहा यह मकान, तो इस मकान को मैंने और मेरी पत्नी ने बड़े अरमानों से बनाया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पक्षी एक एक तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाता है। इस पर अभी मेरा और मेरे बाद मेरी पत्नी का ही अधिकार होगा। लेकिन यह घर कभी भी बेचा नहीं जाएगा। हम इसको एक ओल्ड एज होम बनवाएंगे, जिसमें वो बूढ़े लोग रहेंगे जिनकी उनके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, या जिनको अपने पास रखने की उनके बच्चों की इच्छा नहीं है, या उन बच्चों के पास अपने माता पिता के लिए ना तो समय है, ना जगह है और ना ही पैसा। पढ़ लेने के बाद वकील साहब ने एक एक कॉपी तीनों बच्चों को दे दी। अवस्थी जी, विमला जी और वकील साहब एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। बच्चों के चेहरे का तो मानो रंग ही उड़ गया। वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें। माधव जी उनकी तरफ पीठ करके लेट गए। मालती जी उनके सिरहाने पर खड़ी थी। बेटे, बेटी, बहू कुछ कहने के लिए उनकी तरफ बढ़े तो मालती जी ने कहा, बेटा, आप लोगों को देर हो रही होगी, अब जाओ। हारे हुए जुआरी की तरह सब अपने पैर घसीटते हुए बाहर निकल गए और चल पड़े उस मकान की ओर जिसे अभी अभी उनके पिता ने ओल्ड एज होम का नाम दे दिया। 13वीं के चक्कर में आए थे, अब उन्हें दूसरे दिन ही जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।